फ्रेंड, आज मैं पुनः एपेक्स इंग्लिश चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए हिंदी का बहुत ही शॉर्ट वीडियो जो कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। छात्रों ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज़ पर बहुत बार बार फोकस कर रहा हूँ, वह यह है कि जिस पोर्शन से अभी आपके प्रश्न श्योर शॉर्ट में पूछे जाएंगे उन पोर्शन पर आपको बहुत ज़्यादा अटैक करना है, यानी उसकी तैयारी आपको पूरा का पूरा करना है और जितना बार आप करें वह कम है आपके लिए। तो आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कह देंगे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल दबा दें, जो कि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अभी से लेकर के एग्जाम तक में। और मैं आपको आने वाले में अंतिम सप्ताह के लिए वरदान स्वरूप हर सब्जेक्ट का 2-2 वीडियो मैं दूंगा, जो कि आपके एग्जाम जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही कारगर शब्द होगा। लास्ट 7 डेज में आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको दूंगा वीडियो। आइए पहले हम इस क्रम में देखते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए हिंदी के लिए क्या है। देखिए, सबसे पहले काव्यखंड को लाया हूं मैंने। काव्यखंड में ये शीर्षक और ये कवि का नाम दिया हुआ है। ये चीज आपके लिए भी आई है, यानी इस एग्जाम के लिए भी आई है। इनसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो क्यों ना हम इसको बार बार देख लें। तो देखिए यहाँ क्या है कि काव्यखंड का जितने भी शीर्षक हैं और उनके कौन कवि हैं वो सब कुछ आपके सामने में दिया गया है। तो छात्रों इसको गौर से एकदम बिल्कुल ही कमांड करना है। देखिए, पहला कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी, कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी। दूसरा पद सूरदास, फिर तीसरा पद तुलसीदास, फिर चौथा छप्पे नाभादास, कवित्व भूषण, तुमुल कौला हल कला में जयशंकर प्रसाद, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा शमशेर बहादुर सिंह, और जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध, अधिनायक रघुवीर साहब, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हार जीत अशोक वाजपेयी, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। छात्रों, ये काव्यखंड में टोटल आपके क्या है लेसन्स के नाम है, और इसको अगर आप कई बार देख लेते हैं तो गद्य विधा आपका कंप्लीट हो जाता है कि ये शीर्षक और ये इनके रचनाकार। चलिए अब हम लोग इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो अगला मेरा जो टॉपिक्स है वो गद्य खंड है। वो काव्य खंड था और ये गद्य खंड है। यहाँ क्या होता है, एक नई चीज बढ़ जाती है, विधा, और उस सब का विधा गद्य ही होता है, यानी कविता ही होती है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ मेरा 3 पॉइंट बन रहा है इसके लिए, शीर्षक, विधा और लेखक। चलिए हम लोग देखते हैं बातचीत क्या है, निबंध है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलरी के द्वारा लिखा गया। संपूर्ण क्रांति भाषण है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। अर्धनारीश्वर निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। रोज कहानी है, अज्ञा जी के द्वारा लिखा गया। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा है, हालांकि अज्ञा के नाम से ये प्रचलित है। फिर अगला है एक लेख और एक पत्र, जो कि पत्र है, और ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। ओ सदा नीरा यात्रा वृत्तांत जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। सिपाही की मां एकांकी मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। प्रगीत और समाज निबंध है, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। जूठन दलित आत्मकथा या आत्मकथा दोनों चलेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। फिर हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, मलियज के द्वारा लिखा गया। तिरिच कहानी है, उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। और शिक्षा शास्त्र है, जी कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। छात्रों, ये दोनों जो गद्य और पद्य खंड है, अगर ये रियल में आपको याद है तो आप हिंदी में कम से कम 6 से 7, ज्यादा से ज्यादा 10, चूंकि आप जान रहे हैं कि हर चीज डबल मिलने जा रहा है। जो क्वेश्चन 2 से 4 नंबर का पूछा जाता है वो अभी 8 नंबर ऑप्शन में है। अगर 2 था तो 4, 4 था तो 8, ये यानी डबल। तो हम डबल का फायदा उठाने के लिए कम पढ़े, ज्यादा मार्क्स लाएं, ये ट्रिक अपनाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला जो मेरा पॉइंट रहेगा कि ये काव्य खंड का उन तमाम मुख्य बिंदु जो या तो उस रचना के कारण उन कवि को या लेखक को पुरस्कार मिला है, या वो रचना कब प्रकाशित हुआ, इस तरह के या कोई साहित्य सम्मेलन कब किया गया है, इस तरह के तमाम बिंदु को मैंने सॉर्ट आउट किया है। और इसको आप देखेंगे तो यह भी आपका भी आई है, किसके लिए, फॉर द ऑब्जेक्टिव के लिए।
साइंस आर्ट्स कॉमर्स। तो चलिए हम इसी काव्य खंड में आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट मेरा है सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल पर, ये मुकुल रचना है 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सरिया या सेक्सरिया इसको भी बोल सकते हैं, है ना। ये पुरस्कार सेक्सरिया पुरस्कार इनको मिला। क्या, फिर से देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल रचना पर 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया, क्या बोला है, सेक्सरिया पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट देखते हैं, रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, लोग भूल गए हैं। प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय के द्वारा रचित जो रचना है उस पर उनको कौन सा पुरस्कार मिला, तो हमको क्या बोला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो छात्रों ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही VVI है। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला। यह चीज हमको याद रखना है कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला। आगे की ओर हम लोग बढ़े। अगला पॉइंट है अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एवं लेटर्स 2005, पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान भी मिला। फिर से देखिए इस पंक्ति को, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है आपका। क्या है, फिर से देखा जाए तो यह है कि अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एवं लेटर्स 2005 का सम्मान, पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान मिला। तो हम लोग इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि ज्ञानेंद्र पति को पहला सम्मान 2006 में एवं संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 2006 में ही मिला। यानी 2006 में ज्ञानेंद्र पति को 2 सम्मान मिला। एक जो है 2006 में सबसे पहला सम्मान और दूसरा संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको याद रखना है। आगे की ओर हम लोग बढ़े। अब देखिए ये आपका गद्य खंड की ओर हम लोग चलते हैं। गद्य खंड में आपको कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार, जयप्रकाश नारायण को 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार और 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न। ये पॉइंट VVI है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि मरणोपरांत भारत रत्न। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन ऐसे साहित्य के रचनाकार हैं जिनको मरणोपरांत क्या मिला, भारत रत्न, तो वो जयप्रकाश नारायण होंगे। या स्वतंत्रता सेनानी साहित्य रचनाकार कौन हुआ, तो जयप्रकाश नारायण। और 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पॉइंट है सॉरी, कि जयप्रकाश नारायण को बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए थे। यानी हमारे जयप्रकाश नारायण जी एक स्वतंत्रता सेनानी, एक राष्ट्रवादी नेता और साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत ही आगे थे। उनकी सोच बहुत ही आगे थी कि हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर जो लेख लिखे थे इसके लिए उनको सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़े। अगला पॉइंट आपका है कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय, हालांकि इसको आप संस्कृति पढ़िएगा, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं उर्वशी, ये रचना का नाम है उर्वशी रचना। बहुत ही बड़े क्या कहा जाए उनकी सभी रचना में, हालांकि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे तो उनकी रचना तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उर्वशी इनकी सबसे अच्छी। पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर, और पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित हुए। फिर अगला पॉइंट आपका देखिए,
अगला पॉइंट आपको है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा, ये इनका पूरा नाम है। अज्ञा का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा को साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, सुग्रा, ये ध्यान रखिएगा, सुग्रा जो कि यूगोस्लाविया, ये सुग्रा जो है, ये सुग्रा याद रखने वाली बात है, ये सुग्रा का जो यूगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार भी मिला है सच्चिदानंद हीरानंद को। कौन कौन पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, सुग्रा यूगोस्लाविया देश है चेकोस्लोवाकिया के बगल में, और ये आपका कभी सोवियत रूस संघ का एक हिस्सा हुआ करता था, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल, इतने सारे पुरस्कार उनको मिला है। अगला पॉइंट आपको है कि जगदीश चंद्र माथुर को विद्यावारिधि कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार मिला है जगदीश चंद्र माथुर जी को। ठीक है, याद रखने वाली बात है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान, ये रचना है, पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में, जयश्री सम्मान 1996 में एवं कथाक्रम सम्मान 2000 ईस्वी में प्राप्त हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। छात्रों, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, और ये पंक्तियां अगर आपको याद हो जाता है तो समझिए कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, यानी आप बिल्कुल ही श्योर मारेंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? तो 100 अजान के 1 सुजान, ये इनकी रचना है। फिर है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल है। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपका है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915। उसने कहा था किस वर्ष की रचना? 1915। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था मील का पत्थर ये साबित होता है, BBI है। फिर चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? जेपी ने कब दिया था? तो 5 जून 1974 को। छात्रों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप क्या है? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप अर्धनारीश्वर है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़े। अगला पॉइंट मेरा है कि दिनकर कवि के साथ और क्या थे? तो गद्य एकांकीकार, माने कवि के साथ साथ वो और क्या थे? कवि तो थे ही, वो गद्य एकांकीकार भी थे। कौन? दिनकर जी, हमारे राष्ट्र कवि। आगे है कि दिनकर को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो पद्म भूषण। रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? अज्ञा जी। आगे की ओर बढ़े। अगला है कि मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को। और अगला है आपका कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? तो 12 वर्ष की उम्र में। नहीं, तो हमारे बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे भगत सिंह। ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए पंडुलिक जी कौन थे? तो शिक्षक, जो कि गांधी जी के कहने पर चंपारण में जो विद्यालय खोला गया था गांधी जी के द्वारा, उसमें ये अपना योगदान दिए थे। ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो वो गंडक। ओ सदा नीरा माने गंडक। और सिपाही की मां के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश। अब इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़े। अगला आपका प्रश्न है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? सारिका। और अगला आपका है कि राम की शक्ति पूजा किनका आख्यानक काव्य है? तो निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। ओम प्रकाश की आत्मकथा का नाम जूठन। आगे हम लोग देखते हैं दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। मलियज का मूल नाम बताइए? भरत जी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न आपका है मलियज का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1935 में। तिरिच कहानी कैसी है? तो जादुई यथार्थ कहानी है। और उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को। आगे की ओर बढ़े। तिरिच लेखक का संबंध किनसे है? लेखक के पिताजी से।
मेधा कहाँ नहीं हो सकती, जहां भय है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, जे कृष्णमूर्ति। इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि लीड बेटर जे कृष्णमूर्ति में किसका रूप देखते थे, तो विश्व शिक्षक का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब काव्य खंड में हम लोग चलते हैं कि करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है, तो मलिक मोहम्मद जैसी ने। फिर आगे देखिए, जैसी की भाषा कौन थी, अवधि। जैसी किस शाखा के कवि थे, प्रेम मार्ग। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, सूरदास। आगे है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं, ब्रजभाषा। बैरवे रामायण किसकी रचना, ध्यान दीजिएगा, बैरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। और तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नाभादास के काव्य रचना का क्षेत्र था वृंदावन। नाभादास किसके समकालीन थे, तुलसीदास के। नाभादास किस धारा के कवि थे, सगुनोपासक राम भक्त धारा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, भूषण किस धारा के कवि हैं, रीति मुक्त। छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। आगे की ओर हम लोग बढ़े, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं, छायावाद। मुकुल, त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृतियां, काव्य कृतियां हैं। ध्यान दीजिएगा ये सब पर। अगला पॉइंट आपका है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है, उसका पुत्र यानी उसका बेटा। छौना भी कहा है उन्होंने अपने बेटा को। और अगला प्रश्न आपका है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता उषा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। उषा का जादू कब टूट जाता है, सूर्योदय होने पर। अगला है, निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि है, क्रांतिकारी। मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है, जनता को। ज्वाला कहां से उठती है, जनता से। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला प्रश्न है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, रघुवीर सहाय की। कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को। पंचायती राज में क्या खो गया था, पंच परमेश्वर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर आए थे, काराधीक्षक। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, कर्म का। ये 2 अंकीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। और हरचरना कौन है, तो हरचरना जो है वह एक क्या है, एक आम आदमी है। हरचरना कौन है, वह एक आम आदमी है। हारजीत कैसी कविता है, गद्य विधा की कविता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब छात्रों में कुछ व्याकरण से संबंधित वीवीआई क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। चलिए देखते हैं। संसार का संधि विच्छेद समजोर सार। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुजोर ईसन। एकक का संधि विच्छेद एक जोर एक। ये सब इंपॉर्टेंट है। चाय क्या है, मतलब लिंग निर्णय तो स्त्रीलिंग। दही पुल्लिंग, देश स्त्रीलिंग। ये शब्द माने लिंग निर्णय का है। आजन्म कौन सा समास है, अव्ययी भाव। मतलब अव्ययी भाव कहते हैं जिसका रूप कभी नहीं बदलता है, जन्म भर इसका हो जाएगा। और राजकन्या तत्पुरुष, राजा की कन्या, तो जिसमें कारक का बोध होगा तो वो पंचमुखी। अब देखिए, पंचमुखी में संख्या सूचक भी शब्द है। पंचमुखी में क्या है, संख्या सूचक भी शब्द है, लेकिन इसका अर्थात भी आता है। ठीक है ना। तो एक चीज हमको ध्यान रखना है कि अब जैसे दशानन, अब जैसे आपको क्या बोल रहे, दशानन, तो दशानन का अर्थात रावण होता है। ठीक उसी प्रकार पंचमुखी शब्द जो है इसका भी अर्थात आता है। इसीलिए इस प्रश्न को क्या बोला गया, बहुबरी। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि पंचमुखी का अर्थात क्या होगा। ये आपके लिए आंसर छोड़ा गया है। ठीक है ना। ये बहुबरी है, लेकिन इसका अर्थात क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। आगे की ओर, चौबट्टी शब्द कौन सा समास है, द्विगु। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगरा शब्द कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। धुआं कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। शेक्सपियर व्यक्तिवाचक। फिर आगे देखिए, तुम्हें क्या चाहिए कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आत्मा का विशेषण आत्मीय। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सावधान कौन सा विशेषण है, परिमाण बोधक। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। आदर का विशेषण आदरणीय। को किस कारक की विभक्ति है, कर्म कारक का। छत से उतरी लता किस कारक का उदाहरण, आपादान। आपादान।
हे भाई खूब परिश्रम करो किस कारक का उदाहरण है? संबोधन। आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है? आलसी। आगे की ओर हम लोग बढ़े। सौ परिवार शब्द में उपसर्ग स। अंकुरित शब्द में प्रत्यय इत, अंकुरित इत। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? आई। शुद्ध शब्द श्रृंगार, यानी इसमें आपको 3-4 गलत रहेंगे, उसमें शुद्ध श्रृंगार दिया पड़ेगा। सार्थक का विलोम सार्थक शब्द है कलम, वहां और भी आपको दिया पड़ेगा। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 2, ये सब ध्यान रखना है। और फिर अगला प्रश्न आपका है य र ल व कौन, माने य र ल व कौन सा व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन। फिर व्याकरण में देखते हैं। संसार का संधि विच्छेद समझोर सार। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुजोर ईसन। ये इसलिए रिपीट हो रहा है कि आपको बार बार याद रहे। एकक का संधि विच्छेद एक जोर एक। चाय ये स्त्रीलिंग। फिर आगे देखिए दही शब्द का लिंग निर्णय पुल्लिंग, देश स्त्रीलिंग। आगे की ओर आजन्म कौन सा समास है? अव्ययी भाव। राजकन्या तत्पुरुष। ये सब रिपीट कीजिए बार बार। पंचमुखी बहुबड़ी, मैंने बोला है कि इसका अर्थात होगा और आपको कमेंट बॉक्स पर लिखना है आंसर इसका कि इसका अर्थात में क्या आएगा। चौबट्टी द्विगु। आगरा व्यक्तिवाचक, धुआं भाववाचक। शेक्सपियर व्यक्तिवाचक। तुम्हें क्या चाहिए? प्रश्नवाचक वाक्य सर्वनाम है। या मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का है? निश्चयवाचक। आत्मा का विशेषण आत्मीय। सावधान कौन सा विशेषण है? परिमौन बोधक। सर्वनाम के कितने भेद? 6। आदर का विशेषण आदरणीय को कर्म कारक का उदाहरण है। छत से उतरी लता आपादान है। हे भाई खूब परिश्रम करो किस कारक का उदाहरण है? संबोधन। आलस्य शब्द का आलसी। अब हम लोग रिपीटेशन में ही चल रहे हैं। सौ परिवार का स, अंकुरित का इत, चतुराई में आई, शुद्ध का शुद्ध शब्द में 4 गलत दिया पड़ेगा, मैंने 3 गलत 1 सही, तो वो श्रृंगार है। फिर आगे के लिए सार्थक शब्द, मैंने वहां 3 निरर्थक भी है, 1 सार्थक कलम। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद। और फिर य र ल व कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छात्रों ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि कुछ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाएगा और कुछ ऐसा है जो संभावित भी है, तो आप इसको देखेंगे। अब हम आपसे चर्चा करेंगे, वो तो खंड अ का चर्चा था, अब खंड ब का चर्चा करेंगे। छात्रों हम जानते हैं कि खंड ब जो है वो आपका क्या है? थ्योरिकल क्वेश्चंस होता है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। इसी तरह से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। महंगाई, नशा मुक्ति, पर्यावरण, मेरे प्रिय कवि, वसंत ऋतु, छठ पर्व। ये आपको एक बताया जा रहा है, ये पैटर्न बताया जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि इसी से आएगा, बट ये सारे 6 तरह के विकल्प आपको मिलेंगे। अब उस 6 में आपको कोई एक का जवाब देना है। उसका सबसे पहले भूमिका, फिर उसका महत्व, फिर उसका लाभ हानि, और इसके बाद आपको क्या लिखना है? उपसंहार। अगर ये शुद्ध आप लिख देते हैं निबंध तो आपको 6 से ज़्यादा और 8 के करीब मार्क्स मिलेंगे। फिर देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की 100% व्याख्या करें। यानी 2 अवतरण कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में है कि मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा है। एक ये हुआ। दूसरा आप कह हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। और तीसरा, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे नरबूचे कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनको तमगा कौन लगाता है। और चौथा, बहुत काली सिल जरा सा लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। ये 4 जो पंक्तियां दी गई है, इस 4 में से किन्हीं 2 को आप क्या करेंगे? 100% व्याख्या करेंगे। तो अब सवाल है कि कौन सा 2? तो जो 2 को आप सबसे पहले पहचान रहे हैं कि ये 4 पंक्ति जो अलग अलग पंक्तियां हैं, अलग अलग लेसन के, कुछ गद्य के और कुछ पद्य के, तो कौन सी पंक्तियां किस लेसन की है, सबसे पहले आपको ये पहचानना है। अगर आप ये सही से पहचान लेते हैं तो समझिए आपको जो है 4 में 2 नंबर आ गया, सिर्फ पहचानने से। कहिएगा ऐसी क्या बात है? तो जी ऐसी बात यह है कि तब फिर आपको क्या लिखना है?
कि प्रस्तुत एक पंक्ति रहेगा तो पंक्ति, एक से ज़्यादा रहेगा तो पंक्तियाँ। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से ली गई है। इसके शीर्षक यह है और उनके लेखक या कवि ये है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमारे लेखक या कवि कहना चाहते हैं कि दे करके हम उस पंक्ति का जो भाव लिख देंगे तो हमको तो 2 नंबर श्योर आ जाएगा, माने उतना खाली ड्राफ्टिंग कर देंगे। तो इसके बाद अगर पंक्ति के बारे में हम लिख दिए उसका भाव तो फिर हमें 4 का 4 आ जाएगा, यानी हम 4 दूनी 8 नंबर इसकी यहाँ ला सकते हैं। यह पैटर्न है, आपको इस तरह का प्रश्न आपको आ सकता है, ऐसा ही पैटर्न का। ये सिर्फ हम आपको पैटर्न समझा रहे हैं। अब अगला प्रश्न आपका है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। एक क्वेश्चन यह है, अथवा अपने भाई के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखे। यानी ये दोनों प्रश्न में से किसी एक का जवाब देना, ये और है ना। तो या तो आप आवेदन पत्र पर बढ़िया पकड़ है तो वो, नहीं तो पत्र पर आप लिखिए। तो दोनों में से अगर कोई एक लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलना ही मिलना है श्योर। लेकिन उसका ड्राफ्टिंग सही होना चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए और एक्यूरेसी और ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे की ओर हम लोग आवेदन पत्र या पत्र जब भी लिखेंगे तो पूरे एक पेज में आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं पैटर्न पर कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर दें। यानी छात्रों आप जान लीजिए ये प्रश्नों की संख्या जो है, ये जो दिया हुआ प्रश्न है, ये प्रश्नों की संख्या आपको कुल 10, जी हाँ कुल 10 प्रश्नों की संख्या कितनी है? कुल 10 है। मैं आपको बारी बारी से सब प्रश्न पढ़ता हूँ। बिस्नी कौन है? इसको किसकी प्रतीक्षा है? नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? उसने कहा था शीर्षक कहानी में लेफ्टिनेंट साहब की जेब से क्या बरामद हुआ? मालती के पति का परिचय दे। वो सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है? जैसी रचित पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? और फिर आगे की ओर जब हम लोग बढ़ते इसी प्रश्न में, तो तुलसी अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? और शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगरा से क्यों की है? तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता में विषाद और व्यथा के लेखक कौन है? यह किस कारण से है? पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दे। तो ये 10 प्रश्न है। इस 10 प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अंक 2 निर्धारित है। तो छात्रों इसमें वही 5 प्रश्न आप बनाइएगा जिस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा और जिसका आंसर आप शुद्ध सही लिख लीजिएगा। और जिस पर भी डाउट होगा उस पर टच नहीं करना है, चूंकि आप लिखने के प्रयास के चक्कर में ओवर राइटिंग कर दीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आइएगा तो फिर आपसे गलती हो जाएगी। चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया क्या लघु उत्तरीय। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है किन्हीं 3 का उत्तर देना है। किन्हीं 3 का मतलब यहाँ भी आपको जब डबल मिल रहा है तो 6 प्रश्न होगा। तो ये आपको नमूना दिखा रहा है कि आपको इसी तरह से यहाँ ध्यान रखना है एग्जाम में। तो 6 में से किन्हीं 3 का उत्तर जो देना है तो वो देख लीजिए। पहला प्रश्न आपका है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो क्या होता? अगर ना होती तो क्या होता? बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर उत्तर दे। और फिर तीसरा प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलिए पूछा गया है पिछले साल में। हो ना हो कि यह प्रश्न बहुत ही बोर्ड को अच्छा लगे तो रिपीट भी कर सकता है, खैर वो छोड़िए अलग बात है। लेकिन आपको देखना है कि पैटर्न आपका यही है। गजानन माधव मुक्ति बोध ने जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता में सितारे को भयानक क्यों कहा है और सितारा का इशारा किस ओर है? अगला प्रश्न है उषा शीर्षक कविता में राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहा है? और फिर छठा प्रश्न है कि सूरदास रचित पठित पाठ के आधार पर पद के आधार पर सूर के वात्सल्य जो मैंने वात्सल्य रचना है या रस है उसका वर्णन की विशेषता लिखना है। तो ये 6 प्रश्न है और इन 6 प्रश्नों में से कोई 3 का जवाब देना है और प्रत्येक के लिए 5 अंक है। तो छात्रों ये आपको ध्यान देना है। अब जो है आपको हम चर्चा करेंगे कि आपका लास्ट प्रश्न क्या होगा। तो आपका लास्ट प्रश्न होगा कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। निम्नलिखित अवतरणों में से, तो निम्नलिखित अवतरण क्या है भाई? तो अवतरण देखिए यहाँ दिया हुआ है। अब ये अवतरण आप संक्षेपण करें या उसका
हाँ, ये दो निम्नलिखित मतलब ये दो अवतरण दिया हुआ है, यानी आपको यहाँ हिंदी में गद्यांश नहीं दिया हुआ रहेगा, दो अवतरण ही है और दोनों अवतरण का संक्षेपण ही करना है। छात्रों मैं एक चर्चा कर दूं आपको नॉर्मली कि कोई भी जो दो अवतरण दिए हुए रहेंगे उसमें से दोनों को आप पहले 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा और इसको सबसे लास्ट में आराम से बनाइएगा। जब सारा प्रश्न आप बना लीजिएगा तो ये हर बार नहीं कि हम पहले संक्षेपण नहीं करने लगे, ये इसको आप सबसे पहले शुरू से क्रैक करते 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 सेक्शन ए सेक्शन बी में सबसे लास्ट में इसको बनाना है और सबसे लास्ट का प्रश्न है ये। दोनों अवतरण को 1 से 2 बार पढ़िएगा एकदम बिल्कुल शांतचित्त होकर के। जब पढ़ने के बाद दोनों में से जो आपको बेहतर समझ में आ जाए उस अवतरण को आप सीधा सेलेक्ट कर लीजिएगा कि इसका हमको संक्षेपण करना है। तो करना क्या है और कैसे करना है उसको समझिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो अवतरण दोनों में से हमको बेहतर लगेगा उसमें हम एक शीर्षक चुनने का प्रयास करेंगे। वह भी शीर्षक उस दिए गए अवतरण से यानी दिए गए उस पैसेज गद्यांश के रिलेटेड होना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं देना है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। एक शीर्षक आप चुन लिए, इसके बाद टोटल शब्दों की संख्या गिन लीजिएगा कि कुल शब्द उस अवतरण में कितना है और जितना टोटल शब्द आपका होगा उसमें 3 से भागा दे दीजिएगा। 3 से भागा देने के बाद जो आपका भागफल आएगा उतने ही शब्दों में आपको संक्षेपित शब्द लिखने हैं और यही आपका संक्षेपण है। अगर आप 1 से 2 वर्ड ज़्यादा लिखते हैं तो चलेबल है, उतना चलेगा, लेकिन अगर आप 6, 7, 8, 10 वर्ड ज़्यादा लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए संक्षेपण का एक रूल है कि अगर आप संक्षेपित शब्दों की जो संख्या आ रही है आपको 1/3 में, अगर उससे ज़्यादा आप 4 या 8 या 12 वर्ड आप लिख रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपको जो है निश्चित रूप से वहां नंबर कट हो जाएगा। तो छात्रों ये रहा आपका आज का हिंदी के लिए वेरी शॉर्ट वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। थैंक्स।